हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम ईवीएस का सेट नंबर 27 करने वाले हैं। 26 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस को देख सकते हैं। देखिए, आज के सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 19 जनवरी 2023 को हुआ था, यानी कि आपका एकदम लेटेस्ट वाला। और आज के जो क्वेश्चंस है ना, इनको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। आपका एग्जैक्ट सेम पेपर ही आने वाला है। आज का सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाघों की संख्या पिछले दशक में घट गई है, पिछले 2 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है, लुप्त होने के कगार तक घट गई है, या लगभग स्थायी है किंतु अभी भी घट रही है। देखिए, इसके पीछे एक स्टोरी है, आपको सुननी चाहिए। आपको पता हो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? आपको याद होगा 1973 के अंदर। और आपको पता होना चाहिए जो टाइगर रेंज कंट्री है ना, टोटल वर्ल्ड के अंदर जो टाइगर रेंज कंट्री है, टाइगर रेंज कंट्री का मतलब है वो कंट्री जहां पर टाइगर यानी कि बाघ पाए जाते हैं। तो ऐसे केवल 13 देश हैं जहां पर बाघ पाए जाते हैं। उनमें से हमारा जो भारत है वो भी शामिल है, चीन है वो भी शामिल है, आपका भूटान, नेपाल, इस तरह से टोटल 13 देश हैं जो आपके टाइगर रेंज कंट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन सभी देशों ने 13 देशों ने 2010 के अंदर जो रूस है ना, रूस के सेंट पीटरबर्ग में एक मीटिंग रखी और वहां पर डिसाइड किया गया कि अगले आने वाले 10 साल है ना, तब तक हम क्या करेंगे, अपने अपने देश के अंदर जो बाघों की संख्या है ना उसको हम दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। उस समय चीन ने बोला कि हम जो ये दुगना करने की बात कर रहे हैं ना, इसका जो वर्ष है ना आप 2022 रखिए, यानी कि हमें 2022 तक अपने देश के अंदर जो बाघ हैं उनकी संख्या दुगनी करनी है। और चीन ने 2022 क्यों रखा? क्योंकि चीन का चीनी वर्ष था 2022 चीन का टाइगर चीनी वर्ष था, इसलिए 2022 तक जो टाइगर की संख्या है ना वो दोगुनी करने की बात की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेपाल है ना, सबसे पहले नेपाल ने 2018 के अंदर ही अपने देश के अंदर जो टाइगर की संख्या है उसको दोगुना कर दिया। और भारत ने भी 2018 के अंदर ही अपनी जो संख्या है उनको दोगुना कर दिया था। और जो इसकी रिपोर्ट आई थी वो आपकी 2019 के अंदर पब्लिश हुई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले दशक में घट गई है, गलत है भाई। पिछले 2 वर्षों में लगभग दुगनी हो गई है, ये आपका सही है, क्योंकि हमने 2018 के अंदर ही इसको अचीव कर लिया था। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। और हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर बी। आगे चलते हैं। एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया है। देखिए आप, घास, दुर्मुठ जिसको हम भृंग भी बोलते हैं, मेढक, सांप और आपका बाज। तो यहां पर पूछा है, यदि चौथे पोषण स्तर पर ऊर्जा 7 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? यानी कि उत्पादक मतलब यहां से स्टार्ट करके, मैंने आपको बताया ना, सबसे जो निचला स्तर होता है ना वो आपका उत्पादक स्तर होता है। और यहां से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट स्तर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड है, ये 4 और ये 5। तो देखिए यहां पर एक रूल लगा हुआ है, यहां पर है 10% एनर्जी का रूल, 10% एनर्जी का रूल। अब ये रूल क्या होता है? इस रूल में बताया गया है, जब आप एक स्तर से और दूसरे स्तर के अंदर जाते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 10% जो ऊर्जा है ना वही आपकी क्या होती है? यूज होती है। बाकी जो 90% जो ऊर्जा है ना वो आपकी वेस्ट हो जाती है, वो आपकी वायुमंडल के अंदर चली जाती है। तो यहां पर इन्होंने क्या बताया है, आप एक एग्जाम्पल से समझिए। अगर नॉर्मल सी बात है, सूर्य से आपको 100% एनर्जी मिली और ये आपका फर्स्ट स्तर है। जब यहां से आप सेकंड स्तर के अंदर जाएंगे ना तो 100 का 10%, यानी कि केवल 10% ऊर्जा ही आपकी यूज होगी, बाकी किस में चली जाएगी? आपकी वायुमंडल के अंदर चली जाएगी 90%, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट स्तर से जब सेकंड पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? फिर आपका 10%, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1% यूज हुई, बाकी का क्या हुआ?
फिर चली गई। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, थर्ड स्तर पर आएंगे, फिर आपकी 10% यूज होगी, यानी कि 1 की 10%, तो कितना होगा आपका 1 का 10%? 0.1, यानी कि इतने परसेंट ही यूज होगी, बाकी 90% आपकी फिर वायुमंडल के अंदर चली गई। तो इसलिए इस तरीके से आपको ये 10% जो एनर्जी रूल है ना, इसको याद रखना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कीजिए। यहां पर बोला है फोर्थ स्तर पर कितनी है, 7 किलो जूल है, 7, यानी कि यहां पर सांप वाले स्तर पर आपकी 7 है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको पीछे की तरफ आना है, तो कितनी होगी आपकी 70 हो जाएगी भाई। 70 का 10% 7 बनता। उसके बाद आप क्या आएंगे, सेकंड पे आएंगे, तो आपकी 700 हो जाएगी। और उसके बाद आप 700 से यानी सेकंड से जब फर्स्ट पे आएंगे, फिर आप 10% क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे भाई। तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगी 7000, यानी कि 7000 किलो जूल ये होगी आपकी उत्पादक स्तर पर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में ऊर्जा। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर बी। तो इस रूल को आप याद रखना और इस पेपर को आप 100% देखिए, एग्जैक्ट आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आना है, यही आपका लेवल रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जल चक्कर पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी को अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके जल चक्कर की। जल चक्कर का मतलब क्या है, यानी कि जो आपका जल है ना, उसका चक्कर हमेशा बना रहता है, वो कभी भी रुकता नहीं है। यानी कि वो धरती पर आता है, वाष्पित होकर फिर ऊपर चला जाएगा, फिर बादल के रूप में बनेगा, फिर धरती पर वापस आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो जल चक्कर है ना, वो बना रहता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है अब ये प्रक्रियाएं बताएं किस तरीके से बनता है। तो देखिए, आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखिए, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण। जब आपको इन चीजों का मतलब पता होगा ना, तभी आप इस चीज को कर पाएंगे। तो देखिए, जब पृथ्वी के ऊपर नदियों में, नालों में या जो पानी होता है, उसका क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण का मतलब क्या है, जो आपका पानी है ना, वो भाप बन के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, और यही प्रक्रिया आपकी वाष्पोत्सर्जन के अंदर होती है। यहाँ पे भी क्या होता है, जो आपका पानी है वो भाप बन के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है वायुमंडल की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, और जैसे जैसे जब पानी ऊपर जाता है ना, तो उसका संघनन होना स्टार्ट हो जाता है। संघनन का मतलब होता है पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो आपका जो क्या है टेम्परेचर है वो डाउन होता चला जाता है। और जब टेम्परेचर डाउन होगा, तो नॉर्मल सी बात है, आपकी जो भाप है वो किस में बदल जाएगी, तरल में बदल जाएगी। और तरल से किस में बदल जाएगी, वो बर्फ के रूप में, यानी जमना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जब आपका जो पानी है वो ऊपर चला जाता है वायुमंडल से, तो वहां पे क्या होता है, वो तरल के रूप में या बर्फ के रूप में जमना स्टार्ट कर देता है। और जब बर्फ के रूप में या पानी के रूप में जम जाता है, और जब ये आपस में टकराता है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है आपकी अवक्षेपण। यानी कि आप इस तरीके से समझिए, जो आपकी बर्फ है ना, जो पानी है ना, वो ऊपर टॉप में जाकर जम गया, वहां पे क्या होगी, आपस में प्रक्रिया होंगी, अवक्षेपण होगा, और ये पानी बारिश के रूप में फिर से क्या आएगा, जमीन के ऊपर आ जाता है, वापस जमीन पे आ जाएगा फिर से ये पानी। ठीक है, तो ये आपकी जो कंप्लीट प्रक्रिया है ना, ये आपकी जल चक्रण कहलाती है या जल चक्कर कहलाती है। यानी कि आपका वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, ऊपर जाकर पानी जमना स्टार्ट कर जाएगा, और जब अधिक हो जाएगा तो आपस में टकराएगा, और टकराने के बाद अवक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा वापस जमीन के ऊपर फिर से आ जाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य जो एसडीजी इंडेक्स है, मैंने इनके बारे में आपको बताया था कुछ दिन पहले ही, हमने को मॉक टेस्ट किया था, उसके अंदर ये क्वेश्चन था। तो देखिए, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए असंभावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य नंबर 5 किस पर केंद्रित करता है। तो मैंने आपको बताया था, जो एसडीजी लक्ष्य है ना, टोटल कितने हैं, आपके 17 हैं, और इन्हें कब तक पूरा करना है, 2030 तक पूरा करना है। मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, और वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, उनको आप याद रखना। तो देखिए, हम देखते हैं पहले, सबसे फर्स्ट पे कौन सा है आपका, नो पॉवर्टी। ठीक, यानी कि गरीबी को खत्म करना है भाई। उसके बाद जीरो हंगर, यानी कि हमें भूखमरी को खत्म करना है, ये आपका सेकंड नंबर पे है। अगर थर्ड पे हम देखते हैं तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये आपका थर्ड पे आएगा। क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है तो आप नंबर 4 पर आएंगे। और उसके बाद आता है आपका जेंडर इक्वलिटी, यानी कि समानता, ये है आपका 5 नंबर का। तो मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे, अपनी गरीबी को दूर करना चाहेंगे। गरीबी दूर होगी तो नॉर्मल सी बात है, आपकी भूखमरी है
वो अपने आप खत्म हो जाएगी, यानी कि आप अच्छे से खाना खा पाएंगे। और ये दोनों कंडीशन आपकी पूरी होंगी तो आप फिर अपनी हेल्थ के बारे में सोचेंगे कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। और जब आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपको समय पे भोजन भी मिल रहा है, तब आप सोचेंगे अपनी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तब आप अपनी एजुकेशन पर ध्यान देंगे। और जब आपको एजुकेशन मिलेगी तब आपको समझ में आएगा कि भैया आपको समानता की भी जरूरत है। तो आप इस तरीके से अपने माइंड में कोई भी एक स्टोरी बनाकर याद कर सकते हैं। अगर आपकी बेसिक नीड क्या है, आपकी गरीबी खत्म हो, आपकी भूख खत्म हो, उसके बाद आप अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, हेल्थ के बाद अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, और फिर आप चाहेंगे कि आपको समानता भी मिले। तो इस तरीके से आप स्टोरी बनाकर याद रख सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है नंबर 5 का कौन सा है, तो वो है आपका जेंडर इक्वलिटी, यानी कि आपकी लिंग समानता पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटे दीवारों के बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से पोतते हैं। इन घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। आपके लिए इजी हो गया होगा, काफी बार कर चुके हैं इन क्वेश्चंस को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है? यहाँ पे पूछा गया है कार्य क्या है खोखले तने का। तो आपको पता है कमल का फूल कहाँ पर खिलता है? पानी के अंदर, आपको अच्छे से पता होगा। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करना, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। जो कमल का पौधा होता है ना, उसका जो तना होता है वो खोखला होता है। वो क्या करता है? वो पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करता है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए आपको अच्छे से पता है जो हमारा भारत है इसके अंदर काफी जो वन है वो पाए जाते हैं। तो जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलेंगे या फिर कटीले वन मिलेंगे, झाड़ियां मिलेंगी, जैसे आपका राजस्थान हो गया। तो इसी तरीके से यहां पर बोला गया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। वर्षा वन से आप समझिए कि यहाँ पर क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा वर्षा होगी। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो हमेशा यानी कि सदाबहार रहते हैं। तो ये जो आपके वन है ये कहां पर पाए जाते हैं? आप ऑप्शंस को देखिए, आपके असम के अंदर, राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान में तो बारिश नहीं होती तो नॉर्मल सी बात आप समझ गए होंगे, यहाँ पर तो वर्षा वन मिलेंगे नहीं। गुजरात है, यहाँ पे भी आपके नहीं मिलने। मध्य प्रदेश या भी सेंटर में अंदर पड़ता है, यहाँ पे भी आपके नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको पतझड़ वन मिल जाएंगे लेकिन वर्षा वन नहीं मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए, यानी असम के अंदर। तो आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर मिलेंगे? असम के अंदर। और आपको पता हो असम जो आपका नॉर्थ ईस्ट है ना, वहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है। जैसे आपका मेघालय है, मेघालय के अंदर कौन सी जगह है? आपकी चिरापुंजी, वहां पे आपको बारिश ज्यादा मिलेगी। या मानसेराम आपने पढ़ा होगा जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहां पर पाए जाते हैं? आपके असम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कक्षा 4 में पाठ भोजन साथ करना में बोरा क्या है? हम काफी बार पढ़ चुके हैं, हमने कल भी देखा था। तो बोरा क्या है? असम में पाई जाने वाली, क्या है? असम में पाई जाने वाली एक धान यानी कि चावल की किस्म है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या बताइए। देखिए निर्देश पूछे हैं तो आपने वहीदा प्रिज्म वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो वो कहां से थी? आपकी जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से। तो वहां पर उन्होंने डिटेल से बताया था कि जहाज में जब लीडर द्वारा होते हैं तो परेड में कितने निर्देश शामिल होते हैं? आपके 36 उन्होंने बताया था इस चीज के बारे में। तो अगर आपने थ्योरी क्लासेस अच्छे से देखी है ना तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए देखिए आपका रूल आ गया जो हमारा फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस के अंदर लगा था। ठीक है, वही रूल आपका आ गया है 10% ऊर्जा का रूल। तो 10% जो ऊर्जा का रूल होता है ना खालिस्तान के रूप में उपलब्ध है। तो देखिए आप सौर ऊर्जा के रूप में गलत है भाई। प्रकाशीय ऊर्जा ये भी आपका गलत है। आपका किस रूप में होता है? ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। यानी कि जब आपकी ऊर्जा ट्रांसफर होती है ना एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर तो किस रूप में ट्रांसफर होती है? आपकी रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, एकदम इजी है। आपका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर बी, यानी कि आपका 22 मार्च को। और आपको याद रखना है 22 मार्च को आपका एक स्टेट है जिसका दिवस होता है। कौन सा स्टेट है वो? बिहार दिवस।
ठीक है, आपका जो बिहार दिवस है वो भी आपका 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 5 जून आपके लिए इजी होगा, कौन सा है, पर्यावरण दिवस, इजी होगा आपके लिए। 22 अप्रैल को क्या होता है, आपका पृथ्वी दिवस, आपको याद होना चाहिए। हाँ, 22 जून को आपका कुछ भी नहीं होता। हाँ, 21 जून को होता है आपका, 21 जून को क्या होता है, आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 16 सितंबर को आपका क्या होता है, ओजोन दिवस होता है। तो ये सारे डे हैं, ये आपको नॉर्मली याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है, जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना खालिस्तान की होती है। तो देखिए, आप जल संवर्धन का मतलब समझिए। सबसे पहले जल संवर्धन का मतलब है, यहां पर है ना, जल के अंदर ही क्या होते हैं, पोषक तत्व, जैविक खाद, यानी कि वो सारी चीजें उपलब्ध होती हैं जो एक पौधे को जरूरत होती है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जल संवर्धन के अंदर, जल संवर्धन के अंदर फसल की कृषि या फिर पौधों की कृषि की जाती है। और वो किसके बिना होती है, आपकी बिना मिट्टी की होती है। यानी कि ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जो जल में ही उग जाते हैं, उन्हें मिट्टी की जरूरत ही नहीं है। तो जल संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जहां पर बिना मिट्टी के, बिना मृदा के पौधों की फसल उगाई जाती है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, एकदम इजी भाई। देखिए ऑप्शन को, हाइग्रोमीटर गलत है भाई, हाइड्रोमीटर ये भी आपका गलत है। थर्ड है आपका रेन गेज, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप बाकी ऑप्शंस को भी देखिए। बैरोमीटर, अब बैरोमीटर है उसका यूज किस लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के लिए। अगर आपसे पूछा जाए ना, वायुमंडलीय जो दाब है वो किससे मापा जाता है, आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। अगर आपसे हाइड्रोमीटर पूछा जाता है तो ये आपकी वाटर डेंसिटी, वाटर डेंसिटी यानी कि जल घनत्व, जल घनत्व को मापता है आपका हाइड्रोमीटर। और अगर आपसे हाइग्रोमीटर पूछा जाए तो यहां पर मापी जाती है आपकी आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ रक्षा अधिकारी वाहिदा में भारतीय नौसेना में चिकित्सक वाहिदा संबंधित है, किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, आपके जम्मू कश्मीर से। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, जम्मू कश्मीर के राजौरी जो जिला है ना, वहां से संबंधित थी। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी। आगे चलते हैं। कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है, इस देश में पानी क्या है, बहुमूल्य है, यानी कि पानी की बहुत ही वैल्यू है। यहाँ न तो वर्षा होती है, न ही नदियां, झील और तालाब ही हैं। यहाँ जमीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल ही तेल है। इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। इस देश का नाम क्या है, तो आपके लिए इजी हो गया होगा। अफगानिस्तान गलत है भाई, आबू धाबी, यस, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक है, तो देखिए ये आपके 15 क्वेश्चंस थे। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, आपके 10 दिन बचे हैं। अब जो प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं ना, वो 100% आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप क्लासेस को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए। आप एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर, आप इस चीज को समझिए। ठीक है, तो आपका लॉस ना हो, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आप एंड तक क्लासेस को देखा कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी एक दूसरे से कनेक्ट रह सके। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।